हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है। जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया भी है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज़ समझना, क्योंकि इन चीज़ों का आगे की क्लासेज में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है प्रतिभूतियाँ। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज। किसे बोलते हैं? बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें आ जाता है किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्ति। इसे क्या बोला जाता है? प्रतिभूति। तो कहीं पे भी प्रतिभूति शब्द का यूज हो, समझ जाया करो कि वित्तीय संपत्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की वित्तीय संपत्ति हो उसे क्या बोला जाता है? प्रतिभूति। जैसे बॉन्ड, शेयर, विदेशी मुद्रा, ये क्या हो गई? वित्तीय संपत्ति। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक प्रकार का पेपर होता है। पेपर पे लिख दिया जाता है कि ये बॉन्ड आपने खरीदा इतने रुपए में। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है, तो 100 रुपए का बॉन्ड आपने खरीद लिया। वहां से जो आपको बॉन्ड देता है, वैसे गवर्नमेंट देती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे बोलते हैं बैंक वगैरह, ये देते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो ये लिख देगा कि 100 रुपए का आपने खरीदा, इस समय पे वो एक डेट रहेगी, आगे की डेट रहेगी। तो जैसे 6 महीने बाद की डेट है कि इस डेट में आपको ये बॉन्ड कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, बॉन्ड की पूरी जो अवधि होती है वो पूरी हो जाएगी। अब ये बॉन्ड कितने का मिलेगा? आपको कम में मिलेगा। जो इस पे मूल्य रहते हैं वो कम में, तो पहले ही आपको 95 में मिल गया। 6 महीने बाद जब आप इसको कैश कराओगे तो 100 मिल जाएंगे। तो ब्याज आपको ये बॉन्ड में ही निर्धारित रहता है। इस प्रकार से बॉन्ड होता है। शेयर, आपको पता है किसी कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीदते हो, तो जैसे कंपनी 50 करोड़ की है और एक शेयर इन्होंने, टोटल 50 शेयर निकाले कंपनी के, तो 1 करोड़ का एक शेयर हो गया। अगर आपने एक शेयर खरीदा कंपनी का, तो आपकी हिस्सेदारी कितनी हो गई? 1/50। इसमें हिस्सेदारी हो चुकी है आपकी। इस प्रकार से शेयर होता है। विदेशी मुद्रा, आपको पता है डॉलर, यूरो वगैरह ये सब विदेशी मुद्रा है। बस इतना समझ लो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज में आपके बॉन्ड आते हैं, चाहे वो सरकार के हो चाहे निगमों मतलब कंपनीज के। निगम मतलब कंपनीज। शेयर्स, आपको पता है शेयर क्या होते हैं? कंपनी में शेयर है मतलब आपके अंश हैं। अंश है मतलब वो उतने अंश के आप मालिक हो। अब सरकारी बॉन्ड के प्रकार है ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटी। तो बॉन्ड देखो अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो कम समय के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के। ठीक है, अल्पावधि के। डेटेड सिक्योरिटीज दीर्घावधि के बॉन्ड होते हैं, दीर्घ अवधि तक ये वैलिड रहते हैं। फिर कुछ निगम बॉन्ड भी होते हैं, कंपनी के बॉन्ड। इनके प्रकार देख लो, आगे बहुत इनका यूज होने वाला है। एक एक चीज बार बार देखना इस वीडियो को। अगर ये देख लिया तो पूरा शेयर मार्केट, जितनी भी आपकी मुद्रा बाजार है, पूंजी बाजार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक होता है डिवेंचर्स। निगम वाले जो बॉन्ड होते हैं, एक होता है उसमें डिवेंचर्स आता है, ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है। एक होता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? एक तो इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू 25 लाख होनी चाहिए। वो जो कंपनी होनी चाहिए ना, वो बहुत मतलब प्रतिष्ठित कंपनी होनी चाहिए देश की, वही एक कॉमर्शियल पेपर जारी करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट बैंक इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उस कंपनी की एक इमेज है। कॉमर्शियल बिल इसी का छोटा रूप होता है, ये छोटी कंपनियां करती है जारी। और छोटी कंपनियां किसे जारी करेंगे? दूसरी कंपनी को। जैसे किसी कंपनी को कुछ खरीदना है, तो किसी कंपनी ने टायर खरीदे दूसरी कंपनी, तो ये इसको बॉन्ड दे दी। अब ये बैंक में कैश कराएगी, तो कम से कम दो कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कॉमर्शियल बिल में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? आपने जो डिपॉजिट किया उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर आप लोन वगैरह ले सकते हो। वो ये आपकी एक इमेज बनाता है कि इस व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं। ठीक है, अब शेयर। शेयर के टाइप जान लो, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला शेयर होता है इक्विटी शेयर। ये नॉर्मल शेयर होते हैं जो लोगों को मालिकाना हक भी मिलता है, ये मालिक कहलाते हैं, और इनको वोटिंग के राइट्स भी होते हैं। दूसरा शेयर होता है वरीयता अंश। वरीयता अंश मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस किस में दी जाएगी? लाभांश में। दैट मीन्स अगर कंपनी को लाभ हुआ तो सबसे पहले लाभांश इन्हें दिया जाएगा। अगर कंपनी घाटे में गई, दिवालिया हो रही है, तो सबसे पहले इनकी चीजें चुकाई जाएंगी और सबसे पहले जो संपत्ति बिकेगी ना,
इनकी नहीं बिकेगी, इन लोगों की पहले बिक जाएगी संपत्ति, क्योंकि ये रियल मालिक ए है, इनको तो केवल लाभ दे रहे हो आप, ना वोटिंग राइट दे रहे हो, ना प्रबंधन में अधिकार दे रहे हो। तो ये हो गया वरीयता अंश। ठीक है। प्रतिभूति बता चुका हूँ, सभी प्रकार की वित्तीय संपत्ति होती है, बॉन्ड आते हैं, शेयर आते हैं और विदेशी मुद्रा भी आती है। वरीयता अंश बता चुका हूँ, यह अंश धारकों को अर्ध स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं। वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। लाभांश और संपत्ति, लाभांश मतलब जो लाभ हुआ कंपनी को, लागत निकाल के उस साल में जो लाभ हुआ उसका एक अंश सबको, जितने शेयर है उस हिसाब से बांटा जाएगा, उसमें वरीयता इन लोगों को दी जाएगी। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल, बता चुका हूँ। राजकोषीय विपत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। अधिकतर टर्म्स अब जो आएंगे वो इंग्लिश में ही याद करने, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछते हैं। ट्रेजरी बिल बोलेंगे, राजकोषीय विपत्र कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो यह अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड होते हैं। इनकी परिपक्वता कितनी होती है? 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन, मतलब एक दिन कम होती है एक साल से। ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसकी कितने, 364 दिन की परिपक्वता होती है। दैट मीन जिसने भी खरीदा बॉन्ड या तो 14 दिन का निकलेगा, तो 14 दिन बाद परिपक्व हो जाएगा, आप कैश करा सकते हो। 364 दिन वाला 364 दिन में होगा। केवल वित्तीय संस्थान, जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान में क्या आते हैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बैंक आते हैं, एनबीएफसी जाती है, और जो डेवलपमेंट बैंक है वो आते हैं। तो फाइन वित्तीय संस्थान को शॉर्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई लिख दिया जाएगा, आप वहां से समझ जाएगा। एक होती है डेटेड सिक्योरिटी, जो मैंने बताया, ये मध्य तथा दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी बॉन्ड होते हैं। ये दोनों को जनता को भी जारी किए जा सकते हैं, बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को भी जारी किए जा सकते हैं। ऋण पत्र क्या होते हैं? डिबेंचर्स। यह बॉन्ड निगमों द्वारा, निगमों मतलब कंपनी, कंपनी का ही हिंदी क्या होता है? निगम। तो निगमों द्वारा दीर्घकालिक ऋण के बदले, तो ये दीर्घकालिक ऋण के बदले जनता या निवेशकों को जारी किए जाते हैं। ठीक है। जो जनता से ऋण उठाते हैं या निवेशकों से ऋण उठाते हैं उनको ये जारी करते हैं। ठीक? परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ध्यान रखना इसका क्या मतलब है। तो इसमें क्या होता है? ऋण पत्र, ऋण एक समय पे आपको, जो आपके जैसे किसी बैंक से ऋण लिया किसी कंपनी ने, तो वो तब तक तो लोन रहेगा, लेकिन उसमें एक टाइमलाइन रहेगी, उस समय के बाद वही जितने का लोन लिया उतने शेयर हो जाएंगे उसके। तो यह विशेष प्रकार के ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि में आंशिक या पूर्णतः अंशों में, यानी कि शेयर्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब चुकाना नहीं पड़ेगा, उसको लाभांश देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड समझ लीजिए क्या होता है। यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जनता को अपनी इकाइयां विक्रय करके कोष एकत्रित करते समय दिए जाते हैं। ठीक है। जब वो कोष एकत्रित करते हैं, इनके कोष को निवेश विशेषज्ञों द्वारा, निवेश विशेषज्ञ क्या, असेट मैनेजमेंट एक कंपनी होती है, उसमें विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, एएमसी जिसे बोलते हैं। प्रतिभूति बाजारों मतलब शेयर मार्केट में, या म्यूचुअल फंड्स जो होता है, तो वो शेयर मार्केट जो होते हैं उसमें लगाया जाता है, चाहे वो सिक्योरिटीज हो चाहे बॉन्ड हो, जहां उनको लगे यहाँ ज्यादा फायदा मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट शेयर नहीं होते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखो। ये क्या होता है कि एक वित्तीय, जैसे आप किसी बैंक में आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, तो शेयर के रूप में ही खरीदते हो वैसे तो, लेकिन ये शेयर आपको इकाई के रूप में मिलते हैं। जब ये इकाइयां आपने खरीद ली, तो जो आपसे पैसा कलेक्ट किया, इन बैंकों के पास एक एएमसी होगी, उनके विशेषज्ञ होंगे, वो इन पैसों को प्रतिभूति बाजारों में लगाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, एक हिस्सा आपको देंगे। ये है सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जनता म्यूचुअल फंड्स खरीदती है, म्यूचुअल फंड से जो पैसा होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जाता है। सपोज करो कि 10 रुपए की एक यूनिट है, तो टोटल कंपनी की या नेट असेट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो, टोटल कुल कंपनी की परिसंपत्ति और उसके नीचे इकाइयों की संख्या कर देते हो, तो क्या आ जाता है, नेट असेट वैल्यू, उस कंपनी की फुल परिसंपत्ति आ जाती है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में कौन सी बनी? 1964 में यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी इंडिया में। म्यूचुअल फंड के बाद एक चिट फंड कंपनियां भी होती है। चिट फंड याद रखना लीगल है, ऐसा नहीं है चिट फंड के नाम पे बहुत सारी पॉन्जी स्कीम आती है ना, तो बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं तो वो बंद है, नहीं। राज्य सरकारों के स्वामित्व में होते हैं, राज्य सरकार के अपने अपने चिट फंड को लेके कानून है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेंबर, 100 मेंबर हैं,
उन्होंने कुछ फंड इकट्ठा किया, फिर सब बोली लगाते हैं, जो सबसे छोटी बोली लगा देता है उसको दे दिया जाता है वो फंड। अगली बार फिर वो उसको एक कम समय दिया जाता है, वो चुका देता है फिर अगले मेंबर को, ऐसे करके चलता है। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन जितने भी पैसे से रिलेटेड लेन देन है, शेयर मार्केट को छोड़ के, शेयर मार्केट से भी करता है कंट्रोल। इसके बाद आपका बीमा कौन करता है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक। अब बैंकिंग क्षेत्रों में कुछ सुधार पे देख लेते हैं, कुछ समितियां बनी हैं। नरसिम्हन वन कमेटी बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 में बनी थी और इसने उसी टाइम पे रिपोर्ट दी थी। ये नरसिम्हन जो थे RBI के गवर्नर रह चुके थे उसके पहले, ठीक है। तो इनके उसमें बनी, और ये जो क्रांतिकारी चेंजेज आए ना बैंकों में, देखो 91 में क्या हुआ, हमने LPG अपनाई, आर्थिक सुधार हुए, न्यू आर्थिक नीति अपनाई, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये अपनाया। जब इसको अपनाने का बैंक सेक्टर में सर्वाधिक सुधार कहाँ करने हैं, अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो बैंकों में, एक कमेटी बनी। कमेटी ने क्या सिफारिशें दी? CRR SLR को कम करें, और CRR उस टाइम पे 20% था, SLR 40% था। इसको अब कम करके CRR कितना 4% के आसपास है, 3.5 4 ऐसे रहता है, ठीक है। SLR भी आपका 18.5 था पहले, अब 19 हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो। एकदम लेटेस्ट देख लेना, हर 2 महीने में MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करती है, यही ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है, ठीक है। निजी तथा विदेशी बैंकों को लाइसेंस दिए जाए, इन्होंने बोला, और बाद में देने शुरू कर दिए तो बहुत सारे विदेशी बैंक आ गए। प्राइवेट बैंक भी इस टाइम नहीं थे, लाइसेंस दिए गए तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक। RBI बैंकों का नियमन बेसल मानदंड द्वारा करे। बेसल नामक एक जगह है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बैंक BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, आगे चल के बेसल आएगा वो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मानदंड निर्धारित किए जिससे बैंक डूबे ना, क्योंकि बैंक डूबेंगे तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थी। तो इन्होंने बोला कि ये RBI जो बैंक हैं या RBI है वो इन मानदंडों का पालन करें। डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, फुल फॉर्म लिखते जाना, डेप्ट मतलब ऋण, रिकवरी मतलब रिकवर करना, और ट्राइब्यूनल मतलब ट्राइब्यूनल्स, इनकी स्थापना की जाए। ये सारी चीज़ें इनकी मान ली गई, ठीक है, स्थापना। इन्होंने ये भी बोला था जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पर ब्याज दर बैंकों की उसमें छोड़ दी जाए, पहले सरकार रेगुलेट करती थी, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। मेन मेन चीज़ें ये हैं। फिर PSL भी बोला था, प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग है उसको कम कर दिया है 10% तक, ये नहीं मानी थी सरकार ने क्योंकि ये गरीबों के हित में नहीं थी। प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है? सारी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। होता क्या है इकोनॉमिक्स में, या तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से हो जाए, एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो आपके इतने अंदरूनी आते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पूरी इकोनॉमिक्स की बेहतरीन समझ हो, इसलिए हमें सारी चीज़ें कराया है कि वो एक दो क्वेश्चन आपके गलत ना हो जो बाकियों को नहीं आएंगे, ठीक। बैंक इसमें क्या होता है, वह ब्याज दर होती है, तो बैंक क्या होता है, जैसे टाटा को ऋण देगा तो बैंक को पूरा पता है कि ये तो वापस करेंगे ही करेंगे। रिलायंस को देगा, ये वापस करेंगे, क्योंकि यहाँ जोखिम बहुत कम है, ठीक है। हालांकि अडानी को बहुत सारे बैंकों ने दिया था, अभी बीच में जोखिम उत्पन्न हो गया था, बट ये सिंपल सी थिंकिंग है कि इतनी बड़ी कंपनी है, चल रही है, देश चला रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये थोड़ी डूबेंगे, ये डूबेंगे तो देश डूब जाएगा। तो इनको ऋण देता है तो बैंक इनके लिए ब्याज दर सबसे कम रखता है, क्योंकि यहाँ जोखिम बहुत कम है। जब किसान को देगा बैंक तो पूरा पता है कि समय पर वापस नहीं आएगा, बहुत कम किसान करेंगे। जब और भी जो कमजोर तबके उनको देगा तो उनको क्या कर लोगे, उनके पास संपत्ति नहीं बचेगी, तो यहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ कम रहता है, तो इन लोगों को सबसे कम ब्याज दर पे देते हैं। तो यही कहलाता है जिसको कि वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपने अधिकतम सुदृढ़ साख वाले, जिसकी साख एकदम सुदृढ़ हो, लोन ले हो वापस भी करता रहे, ग्राहक को ऋण प्रदान करता है, ये सबसे कम होती है। अब RBI ने बोला है कि आप जो बड़े लोग हैं उनको तो बहुत कम ब्याज दर पर लोन दे देते हो, जो छोटे लोग हैं कमजोर तबका है उनको जो आपकी प्राइम लैंडिंग रेट होगी ये वाली, उससे +4, इससे ज़्यादा आपका ब्याज दर नहीं होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट भी यही होता है, ठीक है। बेस रेट में क्या बोला, बैंक किसी भी ग्राहक को बेस रेट से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान नहीं कर सकते। तो ये बोल दिया, ऐसा नहीं कि आपने 2% पे भी दे दिया है ना, 3% पे दे दिया अंबानी अडानी को, तो एक बेस रेट निर्धारित होगा, उससे कम रेट पे आप किसी को भी लोन नहीं दो। 2016 में RBI ने MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, RBI जब, RBI नहीं बैंक,
बैंक का खुद का पैसा तो होता नहीं है, कहाँ से इकट्ठा करते हैं? आम जनता से। आम जनता जमा करती, लाखों करोड़ों लोग हैं, एक एक लाख भी जमा किया तो इनके पास पूरा पैसा इन्हीं का ही होता है, ठीक है। अब इनसे जब इन्होंने जमा लिया तो इनके खुद का तो पैसा है नहीं। अब ये जमा करने में इनकी एक कॉस्ट पड़ती है, प्लस इनको ब्याज देना पड़ता है जिनसे पैसा लिया। तो इनको ब्याज दिया, जैसे 4% दे रहे हैं ब्याज, एफडी सेविंग सब मिला के ऑन एवरेज 4%, ठीक। अब इसके बाद इनके एक ऑफिस है, कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं, और भी इनके खर्चे हैं, है ना, प्रशासनिक खर्चे। इन सबको निकालते हो तो एक मार्जिनल कॉस्ट आती है, एमसीएलआर जिसको बोलते हैं। एक कॉस्ट आती है खर्च करने की, जो ऋण है, ये ऋण होता है बैंकों के पास, ये लायबिलिटीज होती है, इसलिए इसको एनडीटीएल भी बोला जाता है, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा वो पुराने वीडियोज देखे, क्लासेज देखे। इकोनॉमिक्स इतनी आसान नहीं, यूपीएससी वालों को भी नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो टोटल एनडीटीएल, ये बैंकों के पास लोन होता है जनता का। अब ये इसकी कॉस्ट आती है, तो इस कॉस्ट को जोड़ के प्लस अपना वो कुछ फायदा जोड़ के फिर बेस रेट डिसाइड करते हैं, इसी को बोला जाता है एमसीएलआर। फिर नरसिम्हन सेकंड कमेटी बनी 1998 में। ये भी बैंक सुधारों पे बनी थी। इन्होंने क्या बोला, बड़े बड़े बैंकों का विलय, सुदृढ़ साख वाले बैंकों का विलय सुदृढ़ साख वाले बैंकों में होना चाहिए। और इनकी बातें हुई, फिर से मान ली, वही नरसिम्हन सेम थे, दोबारा कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि पहली कमेटी में जो इन्होंने सिफारिश थी मानी, बहुत फायदा हुआ देश को। अब क्या होगा कि इस टाइम केवल 12 बैंक बचे, एक टाइम पे 29 बैंक खाते थे, तो चीजें तो इनकी मानी। बेसल मानदंड जान लेते हैं क्या है। स्थापना हुई 1988 में। यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों के नियमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। केंद्रीय बैंक अपने इंडिया का क्या है, आरबीआई। अमेरिका का क्या है, फेडरल बैंक। तो इस प्रकार से हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो अन्य बैंकों पर नियंत्रण रखते हैं। तो केंद्रीय बैंक इन बैंकों का बैंक है ये बेसल मानदंड, ठीक है। जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसी ने मानदंड बनाए। तो बीआईएस इन बैंकों का बैंक है, इनके लिए मानदंड जारी करता है, निर्धारित करता है, जिससे दुनिया भर के बैंक न डूब जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह मानदंड बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, की बैंकिंग सर्वेक्षण पर बेसल समिति बनी थी, इसके द्वारा विकसित किए गए। बीआईएस की स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, बेसल, स्विट्जरलैंड में। एक टर्म इन्होंने दिया था, और भी बहुत सारी चीजें कही थी, ठीक है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने बोला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 7% इन्होंने बोला था, आरबीआई ने 9% रखा है इंडिया के लिए। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? बैंकों का, जैसा मैंने बोला, अपना पैसा नहीं है, ये तो सारा जनता का पैसा है, लेकिन बैंक के जो मालिक होते हैं उनका तो कुछ होना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट हो। तो उनकी जो पूंजी है, या तो वो लोन के रूप में होगी, लोन लिया होगा उन्होंने, या खुद की पूंजी होगी, निवेशकों की, वो टोटल मिला के आपकी 9% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 9% कैसे कि टोटल पूंजी, कैपिटल पूंजी आपकी, और रिस्क वेटेड असेट इंटू 100। रिस्क कहाँ है, वो असेट जहाँ पे आपको रिस्क हो, वो ऋण जिसमें रिस्क हो, और इंटू 100 करोगे तो ये 9% से ज़्यादा हो। इस समय बेसल 3 मानदंड चल रहे हैं, मतलब बेसल बना है, बेसल 2 आया, इस टाइम बेसल 3 चल रहे हैं। एनपीए, एक टर्म एनपीए बहुत ज़्यादा यूज होता है, जान लो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या होता है, आपने कोई लोन लिया तो मूलधन है प्लस ब्याज है, दोनों होते हैं, दोनों को मिला के आपकी एक किस्त बना दी जाती है, उस किस्त को आप वापस करते हो। लेकिन अगर एक किस्त आपने 91 डेज, मतलब 90 दिन से ज़्यादा, 91 दिन या उससे अधिक समय से अगर वापस नहीं की, दोनों की मिला के, या किसी एक की कोई भी किस्त है जो बंधी, तो मान लिया जाता है कि ए वाला लोन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जब कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, कृषि सेक्टर में, कि अगर एक बड़ी फसल है तो एक फसल, और छोटी फसल है तो दो फसल, इतने के लिए लोन दिया जाता है, अगर तब तक आपने वापस नहीं किया तो उसको भी मान लिया जाता है एनपीए। यही यहाँ पे लिखा है। वह बैंक ऋण होते हैं जिन पर ब्याज तथा मूलधन की किस्त 91 दिन या उससे अधिक से बकाया हो। किसी ऋण के संबंध में एनपीए दो छोटी अवधि की फसलें या एक बड़ी अवधि की फसल के उपरांत बकाया किस्त को बोला जाता है। एक होती है सब स्टैंडर्ड असेट। क्या होती है, अगर 12 महीने तक के एनपीए हो तो उसको बोला जाता है सब स्टैंडर्ड असेट, मतलब इसका असेट गिर गया, लेवल गिर गया। और डाउटफुल असेट अगर 12 महीने से अधिक के एनपीए हो। और एक और होता है लॉस्ट असेट।
जब बैंकों को ये आभास हो जाए कि ये पैसा नहीं आएगा, वो मान लेते हैं लॉस्ट असेट है, इसलिए बैंकों का पैसा भी डूबता है। रीस्ट्रक्चर्ड असेट करके एक टर्म आता है, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं बैंक लोन को, क्या करते हैं रीस्ट्रक्चर। जैसे आपने लोन लिया और वापस नहीं कर पा रहे हो, तो बैंकों के पास जाओगे, वो रीस्ट्रक्चर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, किस्त कम कर देंगे, जो किस्त आप दे रहे हो उसकी कम कर देंगे, ब्याज दर भी कम कर सकते हैं, कुछ माफ़ी भी कर, मतलब उदार शर्तें अपनाते हैं कि कम से कम मूलधन तो वापस हो जाए। तो ऋण वसूली की शर्तों का पुनर्निर्धारण होता है रीस्ट्रक्चर्ड असेट। एक टर्म एक टर्म और आता है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स, डी सिप्स भी आता है और सिप्स सेम चीज़ है। डोमेस्टिकली मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, दुनिया भर के बारे में बात कर रहे हो, तो सिप्स की बात, तो वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल बैंक की बात नहीं हो रही है। जैसे अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग IL&FS डूब रही थी, तो ये था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंफ्रा पे सबसे ज़्यादा लोन यही देती थी। सरकार ने तुरंत इसको 18 या 20 हज़ार करोड़ का पैकेज दिया, ठीक है, बेल आउट जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये डूब जाती तो देश के इंफ्रा के वर्क रुक जाते। तो वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके दिवालिया होने से पूरी मौद्रिक प्रणाली प्रभावित होती, पूरा देश डूब सकता है कहने का मतलब। ऐसे कौन से हैं, अभी तक 3 थे घोषित, एक आपका था SBI, दूसरा था आपका HDFC, ICICI भी हो गया था, और एक आध बड़े हो तो लेटेस्ट देख लें। सरकार द्वारा NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मोदी गवर्नमेंट के टाइम में बहुत इसका हो रहा है। क्या होता है, 2010 में 10-11 में ये बढ़ाने के लिए वृद्धि दर, बैंकों ने बहुत लोन दिए खतरनाक तरीके से, फिर उनकी वापसी नहीं हुई, तो NPA 10 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकारी बैंकों के NPA हो गए थे। एक एक्ट लेके आई थी सरकार 2002 में, क्या नाम था, सारफेसी एक्ट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या मतलब, इसमें बोला गया कि बैंकों के पास अगर आप लोन लेते हो तो कुछ गारंटी में रखते हो, है ना, गिरवी रखते हो कुछ जमीन वगैरह कागज, तो अगर आप लोन वापस नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी उसकी चीज़ की नीलामी करेंगे। इस एक्ट में बोल दिया था ये डायरेक्ट डीएम की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस नीलामी में कोई अड़चन ना हो, बैंक उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। देखो, पैसे वाले मामले में ना किसी भी देश में सबसे सर्वाधिक कठिन कानून होते हैं। ईडी आपको पता है, पुलिस को वो पावर नहीं होती है, आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन ईडी ने पकड़ा तो वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे चिदम्बरम, पकड़ा तो जेल में ही डाल के रखा है, 3 महीने छूटे नहीं। सत्येंद्र जैन, और कौन है आपके, मनीष सिसोदिया, अभी तक जेल में ही हैं, 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए। सत्येंद्र जैन तो एकदम, इनका 26-27 kg वेट कम हो गया, तो फिर बेल दी, वो भी कुछ दिनों की, महीनों की ही थी, ठीक है। तो ये है सिस्टम पैसे में, क्योंकि देश यहीं से चल रहा है, वित्त से। फिर एक बैड बैंक बनाती सरकारी, बैड लोन जो होता है इन बैंक को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बैंकों के बहुत सारे काम होते हैं, तो लोन वसूली करे और जो नहीं मिल रहा है परेशान हो, तो बैंकों का काम बढ़ जाता है, बैंक कर नहीं पाते। तो एक बैड बैंक है, उसका सिर्फ काम होगा क्या, ये लोन वसूली करना। तो ये क्या करते हैं कि जैसे 7 लाख करोड़ का बकाया है किसी बैंक का, वो इसको कम में 5 लाख करोड़ में बेच देगा बैड बैंक को। अब बैड बैंक अपने तरीके से वसूली करेगा। पारा भी इसी से रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर असेट रिहेबलाइजेशन एजेंसी, इसकी भी स्थापना की बजट में कई बार बात हो चुकी है, और कुछ इन्होंने स्थापित कर भी दी। एक आता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU। इसका जिक्र क्यों, जब नीरव मोदी का नाम सुना होगा, नीरव मोदी जब आपके इन्होंने घोटाला किया, तब ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बहुत चर्चा में है। क्या होता है ना कि कोई आयातक है, विदेश से चीजें आयात कर रहा है, तो उसको भुगतान विदेश में करना है, वो विदेश जाएगा, वहां से नीरव मोदी क्या करते थे, हीरे जवाहरात वगैरह ये सब खरीदते थे, रत्न वगैरह, इसी का था। तो गीतांजलि ज्वेलर्स शायद इनका नाम था, ठीक है। तो यहाँ से खरीदेंगे तो इस बैंक से लोन मांगेंगे, लेकिन गारंटी कहाँ से दिलाएंगे, अपने देश के बैंक से। तो ये बैंक स्विफ्ट द्वारा, स्विफ्ट एक सिस्टम है, अभी स्विफ्ट से रूस को बाहर किया गया, अभी समझाता हूँ क्या है स्विफ्ट, ठीक है। तो ये स्विफ्ट द्वारा इनको निर्देश दे देगा कि हाँ ये बंदा की गारंटी हम लेते हैं, आप इसको लोन दे दो। अब फिर इसको लोन मिल जाएगा, अगर ये वसूली नहीं करेगा तो जिम्मेदारी फिर इनकी रहेगी, ये इनको पैसा देंगे। अब चूंकि देश के लिए जरूरी है, क्योंकि आयात निर्यात वाला सिस्टम है, बिजनेस भी चलना चाहिए, तो ये चीजें चलती हैं। तो यही एक बैंक गारंटी होती है, जो एक बैंक द्वारा विदेश में स्थित अन्य बैंक को दी जाती है।
जिससे आयातक उस बैंक से ऋण ले सकता है, विदेशी बैंक से। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की सूचना स्विफ्ट के माध्यम से दी जाती है। स्विफ्ट क्या है, फुल फॉर्म पहले पढ़ो, उससे समझ में आ जाएगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, एक टेली कम्युनिकेशन चैनल है। मैसेज वगैरह, पत्र, जो भी चीज़ें भेजनी इसी चैनल के थ्रू भेजा जाता है। पूरी दुनिया भर के बैंक इससे जुड़े हैं। अगर आपको इंटरनेशनल बैंकों से संपर्क करना है, उनसे लेन देन करना, सेटलमेंट करना है, तो आप इसी स्विफ्ट के द्वारा मैसेज भेजोगे, इसी से सेटलमेंट होते हैं। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, स्थापना 1973। एक टर्म और आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पहले बता चुका हूँ। सरकार ने 40% निर्धारित किया, 18% किसको, कृषि के लिए। ठीक, तो इसमें अब ये तो पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है क्या। बैंक की जो टोटल जमा है उसका 40% इन क्षेत्रों को मिलेगा। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कृषि 18%, जिसमें से 8% लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा। लघु किसान, सीमांत कौन होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, और लघु कौन से होते हैं, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। और देश में 94% से ज्यादा लोग लघु और सीमांत हैं। फिर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इनको भी लोन दिलेगा, ये भी PSL में आएगा। शिक्षा, निर्यात के लिए भी ऋण, एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ऋण देगा, और भी बैंकों को देना पड़ेगा, केवल ये बैंक नहीं देगा। अक्षय ऊर्जा पे भी जो होगा वो भी आपका PSL में आएगा। आवास के लिए भी इस टाइम पे शामिल हो चुका है, बुनियादी ढांचा के लिए भी होगा लोन, तो भी आपका PSL में आएगा। स्टार्टअप्स के लिए ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। क्षेत्र भी पूछ देते हैं कभी कभी। 10% लोन, टोटल लोन का 10% कम से कम कमजोर वर्गों को मिलेगा। दैट मीन्स OBC हो गए, SC ST हो गए, महिलाओं को, ठीक है, विकलांगों को। 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को। एक योजना चलती अटल पेंशन योजना, ठीक है, पहले पेंशन किसको मिलती थी, जो नौकरी करता था। बाद में चेंज हुआ, न्यू पेंशन स्कीम आई। उसमें क्या है ना कि आप जितना करोगे ना योगदान, 10% आप योगदान करो, 10%, मैक्सिमम 10% तक सरकार योगदान करेगी, ठीक है। और इसी पे ही जो ब्याज होगा आपका वही कलेक्ट होता रहेगा, वही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। दैट मीन्स आपकी पेंशन खत्म, जो आपका योगदान होगा थोड़ा बहुत सरकार करेगी, वो पेंशन। फिर आम लोगों के लिए सरकार योजना ले आई कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो जॉब, तो भी आप 18 से 40 वर्ष के बीच में इस योजना को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जैसे 1,000 से लेके 5,000 मैक्सिमम आपको पेंशन मिलेगी जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे। उसके बाद जमा करोगे 18 से 40 के, मतलब 18 से 40 के बीच में आप इसके मेंबर बन सकते हो। फिर आपको जमा करना है, तो जितनी आपकी कम उम्र में जमा करोगे वैसे आपका बना दिया जाता है प्रीमियम। तो 1,000 पेंशन चाहिए तो 41 रुपये हर महीने जमा करो। ऐसे करते रहोगे, 60 के बाद हाथ पैर जब काम करने बंद हो जाएंगे तो आपको सरकार पेंशन देगी आपकी ही कमाई में। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है BPO का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको BPO के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, और उनकी PDF आपको सिंगल PDF में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल PDF आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, MCQs फॉर्मेट में, प्लस और भी MCQs आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज MCQs टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज MCQ से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस UP गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। UP स्पेशल वीडियो क्लासेज और PDF मिल जाएंगी।
टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।